गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है परवर्ती मुगल शासकों में औरंगजेब के तीनों पुत्र आजम, मुअज्जम और काम बख्श के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें पहला युद्ध का नाम रहता है जजाऊ का युद्ध जो 1707 में होता है। दूसरा युद्ध होता है बीजापुर का युद्ध जो 1709 में होता है। इन दोनों युद्धों में मुअज्जम क्या होते हैं, विजयी होते हैं और ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ेंगे और क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब अंततः भारत में अपना व्यापार भी स्टार्ट कर चुकी होती है, तो इन मुगल बादशाहों के शासन में उनको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, ये सब चीज हम पढ़ेंगे। तो हम बीजापुर के युद्ध के बाद 1709 में मुअज्जम काम बख्श को अंततः पराजित कर देते हैं और काम बख्श को पराजित करने के बाद वो मुगल सत्ता की गद्दी पे अगले बादशाह के रूप में विराजमान होते हैं। ये जितना भी परवर्ती मुगल शासक हैं, ये कमजोर मुगल शासकों का क्रम है। तो हम बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। इनके बीच में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं आप लोगों को बोर्ड पे नोट डाउन करवा दूंगी और साथ साथ आप अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पर हम अब बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। तो बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के बाद ये पुनः शासक बनते हैं। कार्यकाल आप कल के लेक्चर को जाके देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा आप लोगों को कि इनका शासन करने का कालखंड क्या था। ठीक है, इनका वास्तविक नाम आपका क्लियर है, मुअज्जम था। वास्तविक नाम इनका मुअज्जम था। बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये दिल्ली की गद्दी पे बैठे हैं। दिल्ली की गद्दी पे बैठने के बाद इनको एक उपाधि प्रदान की गई। आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इनकी उपाधि थी शाह ए बेखबर। इनको शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। अब इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि ये उपाधि इनको दिया कौन था, तो खफी खां एक स्कॉलर थे, इन्होंने इन्हें शाह ए बेखबर कहा। कारण क्या है कि ये लगभग 70 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं। वैसे औरंगजेब भी ओल्ड एज में आ चुके थे, लेकिन वो नियमित उनका रूटीन था, वो नियमित दरबार में जाते थे, दरबार का मुआयना करते थे, अपनी स्टेट का मुआयना करते थे, साम्राज्य के में कौन सी घटनाएं हो रही हैं, साम्राज्य के विकास के लिए क्या करना है, इन सब चीज पे वो अमीरों से चर्चाएं करते थे। लेकिन ये 70 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं और ये निश्चिंत रहते हैं। इनको ना तो साम्राज्य की चिंता रहती है और ना ही दरबार की चिंता रहती है। इनको जब मन करता था तो दरबार में जाते थे, जब मन करता था नहीं जाते थे। तो इस कारण खफी खां ने इनको शाह ए बेखबर की उपाधि दे दी। शाह ए बेखबर इनकी उपाधि थी। अब इनके काल में एक चीज और होता है, बहादुर शाह प्रथम के काल में जो जो चीज इंपॉर्टेंट होगी, जैसे जो स्टोरी होगी वो मैं बता दूंगी, आप लेक्चर को रोक के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो चीजें लिखने वाली हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो मैं बोर्ड पे नोट कर दे रही हूँ। इनके समय में बंदा बहादुर ने विद्रोह किया। क्योंकि हम लोग लेक्चर के स्टार्टिंग के क्रम में है, अर्थात क्लास का भी हमारा आधुनिक भारत का प्रारंभिक चरण चल रहा है, तो इसमें जो जो नए नए नाम मिलेंगे उनको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते चलूंगी। अब हमारे पास एक नाम है बंदा बहादुर। कौन है बंदा बहादुर? तो आप सिख धर्म को जब पढ़िएगा, आधुनिक भारत में मैं पढ़ाऊंगी भी सिखों के बारे में, इनके बीच में भी इन लोगों ने भी आंदोलन किए, इनका भी विद्रोह हुआ, ये भी स्वतंत्र सत्ता चाहते थे। तो बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ये जब गुरु बनते हैं तो इसके बाद इन्होंने गुरु की परंपरा को समाप्त कर दिया और इन्होंने कहा कि अब जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही गुरु रहेगा और उसी गुरु ग्रंथ साहिब के नियमों के अनुसार हम अपनी परंपरा को संचालित करेंगे। अब आगे किसी को गुरु नहीं बनना है। तो ये जो बंदा बहादुर रहते हैं, ये गुरु गोविंद सिंह के शिष्य रहते हैं। क्या रहते हैं? शिष्य रहते हैं गुरु गोविंद सिंह के।
जब हम सिखों के सभी गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे तब हम आगे बताएंगे। गुरु गोविंद सिंह के ये सिख शिष्य रहते हैं, साथ ही ये पहले पॉलिटिकल लीडर रहते हैं, सिखों के पहले राजनीतिक नेता रहते हैं ये। इन्होंने भी मांग किया था कि पंजाब को मुगल छोड़ दें और पंजाब में सिखों की स्वतंत्र सत्ता होगी और हम पंजाब में शासन करेंगे। तो ये बंदा बहादुर का विद्रोह हुआ था बहादुर शाह प्रथम के ही काल में। और बंदा बहादुर की जो कहानी होगी जब हम सिखों के सभी गुरु के बारे में पढ़ेंगे और गुरु गोविंद सिंह को जब हम पढ़ेंगे उस दौरान हम आपको बंदा बहादुर के बारे में पूरा बताएंगे। अभी बस आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि बंदा बहादुर किसके काल में विद्रोह करते हैं, तो वो बहादुर शाह प्रथम के काल में विद्रोह करते हैं। ये पंजाब में स्वतंत्र सिख सत्ता स्थापित करना चाहते थे। उसके बाद हमारे पास इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा बहादुर शाह प्रथम में कि बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी को मुक्त किया। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। अब हमारे पास आ गए हैं साहू जी। अब साहू जी को बहादुर शाह प्रथम ने मुक्त किया। तो मुक्त किया तो कारण क्या है भाई? क्या ये बहादुर शाह के कैद में थे या मुगल शासकों में किसी ने इनको कैद कर लिया जिसके कारण इनको बहादुर शाह प्रथम को मुक्त करना पड़ा? कुछ तो ऐसा समस्या रहा होगा। तो इसकी स्टोरी है स्टूडेंट, इसकी स्टोरी ये है कि औरंगजेब के काल में एक समझौता हुआ रहता है। वो जब मैं शिवाजी के बारे में पढ़ाऊंगी, मराठाओं के बारे में पढ़ाऊंगी तो उस टाइम मैं बताऊंगी। अगर अभी मैं तुरंत ही बताने लगूंगी तो मैं मुख्य बिंदु से भटक जाऊंगी। तो औरंगजेब के काल में मराठा और औरंगजेब के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते में ये तय होता है कि मराठे महाराष्ट्र में मुगलों को समस्या नहीं क्रिएट करेंगे और मुगल भी इनके समक्ष समस्या बन के नहीं आएंगे। तो फिर मतलब अर्थात दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, और विरोध नहीं करेंगे तो इसके लिए क्या ऐसा किया जाए कि मराठों पे विश्वास हो, क्योंकि वो लोग तो गुरिल्ला युद्ध कर करके। और आप देखते हैं जब हम शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे या मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो चौथ और सरदेश मुखी नामक टैक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बहादुर शाह प्रथम साहू जी को मुक्त करते हैं। इसका कारण ये रहता है कि औरंगजेब और मराठा में जो समझौता हुआ रहता है उस समझौता के दौरान साहू जी को आगरा भेजा गया रहता है। और साहू जी कौन रहते हैं? तो साहू जी रहते हैं शिवाजी के पौत्र और संभाजी के पुत्र। इनको भेजा गया रहता है आगरा। औरंगजेब से जो समझौता हुआ रहता है, आगरा में इनको कैद करके नहीं रखा जाता है। ये आमेर के जो शासक रहते हैं जय सिंह के नेतृत्व में ये रहते हैं और वहां पे ही इनकी शिक्षा दीक्षा होती है, सैन्य शिक्षा भी वहीं पे होती है इनकी। तो इनको एक बॉन्ड के तौर पे रखा जाता है कि अगर साहू जी हमारे साथ रहते हैं तो संभाजी विद्रोह नहीं करेंगे, साथ ही हमारे लिए समस्या क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इस बात का भय रहेगा कि उनका जो पुत्र है वो मुगल के साथ है और उनके साथ अगर ये महाराष्ट्र में कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो उनके पुत्र के साथ क्षति हो सकती है। अंततः बाद में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि संभाजी की भी हत्या हो जाती है, औरंगजेब के माध्यम से करवा दी जाती है। आगे साहू जी रहते हैं तो बहादुर शाह से प्रथम से उस बहादुर शाह प्रथम के कार्यकाल के अमीर लोग कहते हैं कि आप साहू जी को इसलिए मुक्त कर दीजिए कि संभाजी की मृत्यु के बाद उनके चाचा जी वहां पे शासक बनते हैं, उसके बाद ताराबाई का शासन रहता है। तो ये लोग राय देते हैं कि अगर साहू जी को हम यहाँ से महाराष्ट्र भेजते हैं तो क्या होगा कि साहू जी ताराबाई से अपना अधिकार मांगेंगे और इन लोगों के बीच में युद्ध छिड़ जाएगा। हक की लड़ाई जब शुरू हो जाएगी तो इसमें मुगलों को फायदा हो जाएगा। तो इसलिए साहू जी को बहादुर शाह प्रथम ने मुक्त किया। ताराबाई कौन थी, संभाजी के भाई कौन थे, ये सारी चीज हम शिवाजी को जब पढ़ेंगे अर्थात मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। तो स्टूडेंट्स ये पहला टॉपिक हो गया साहेब बेखबर की उपाधि, दूसरा टॉपिक बंदा बहादुर का विद्रोह हुआ, तीसरा टॉपिक हुआ इन्होंने साहू जी को मुक्त किया। अब साहू जी को मुक्त करने के बाद
नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके दरबार में डच प्रतिनिधि मंडल। अब आप सोचिए कि पिछले लेक्चर में तो मैडम ने ये बता दिया था कि डच को अंग्रेजों ने बाहर कर दिया था, तो स्टूडेंट डचों को अंग्रेजों ने बाहर किया था, लेकिन मैं उस टाइम मुगल शासकों के बारे में नहीं पढ़ाई थी, सिर्फ ब्रिटिशर्स के संघर्ष के बारे में बताई थी। तो बहादुर शाह प्रथम के दरबार में एक डच प्रतिनिधि मंडल आया था। अब ये डच प्रतिनिधि मंडल, तो प्रतिनिधि मंडल का मतलब होता है कि किसी के नेतृत्व में आया होगा, तो आखिर वो कौन से नेतृत्व करता थे जिसके नेतृत्व में, तो एक व्यक्ति थे जेसुआ केटलर। इनके नेतृत्व में डच प्रतिनिधि मंडल आया था बहादुर शाह प्रथम के दरबार में। अब बहादुर शाह प्रथम के दरबार में जो डच प्रतिनिधि मंडल आया था उसकी स्वागत की व्यवस्था की गई थी। किसने किया था स्वागत, ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी की किताबों में मिलता है ये चीजें, कुछ फैक्चुअल बुक है उसमें भी मिल जाएगा आपको, मेन बुक में भी आपको मिलेगा। तो जो डच प्रतिनिधि मंडल आया था स्टूडेंट, उनका स्वागत एक महिला ने किया था जिसका नाम था जूलियाना। ये पुर्तगाली थी, जूलियाना नाम था, पुर्तगाली थी। इन्होंने डच प्रतिनिधि मंडल जो जेसुआ केटलर के नेतृत्व में आया था उसका स्वागत किया था। अब समस्या ये उत्पन्न होता है, हमारे पास एक नया नाम फिर आ गया, जूलियाना। ये जूलियाना कौन थी, तो मैंने तो बता दिया कि पुर्तगाली महिला थी, लेकिन फिर बहादुर शाह प्रथम से इनका क्या संबंध था। तो आपको मैं जब बीजापुर का युद्ध पढ़ा रही थी, तो ये बीजापुर के युद्ध के दौरान बहादुर शाह प्रथम से मिली थी। कर्नाटक में, वहीं पे उनके पिताजी डॉक्टर थे, वहीं पे बहादुर शाह प्रथम का मुलाकात हुआ था। मुलाकात होने के बाद वो इनको लेके आ जाते हैं आगरा, मुगल हरम का पार्ट बना देते हैं इनको। जूलियाना भी आती हैं और यहाँ रहती हैं। अब आप देख सकते हैं कि 70 साल के उम्र में भी, आगे मैं नहीं बोलूंगी, आप सभी समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो ये जूलियाना यहाँ पे आई रहती हैं। ये जो वो स्वागत करती है ना, उनके जो स्वागत का तरीका रहता है, उस स्वागत के तरीके को देख के बहादुर शाह प्रथम ने इनको एक उपाधि दिया होता है, बीबी फिदवा। अब आपको सिर्फ बीबी फिदवा मिलेगा बुक में, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये बीबी फिदवा वही हैं जो एक पुर्तगाल की महिला थी जिनका नाम जूलियाना था, जो बीजापुर के युद्ध के दौरान बहादुर शाह प्रथम से मिली थी। स्टूडेंट्स, ये फैक्ट हो गया आपका बहादुर शाह प्रथम के कालखंड का। अब जूलियाना के बाद एक स्टेटमेंट आता है, सिडनी ओवेन एक इतिहासकार हैं, और ये स्टेटमेंट प्रूफ करता है कि कैसे परवर्ती मुगल शासक कितने कमजोर थे कि इतिहासकार को ऐसे ऐसे स्टेटमेंट का प्रयोग करना पड़ रहा था। सिडनी ओवेन बहादुर शाह प्रथम के बारे में कहते हैं कि ये अंतिम मुगल बादशाह थे जिनके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता था। अर्थात जब परवर्ती मुगल शासकों के क्रम में पहले मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के बारे में ये स्टेटमेंट अगर किसी इतिहासकार का होता है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं स्टूडेंट्स की आने वाले जितने भी मुगल शासक होंगे उनकी क्या स्थिति रही होगी। अंततः 1712 ईस्वी में इनकी
मृत्यु हो जाती है। तो ये फैक्ट जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे गए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहादुर शाह प्रथम के बारे में बता दिया। आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ये अब बहादुर शाह प्रथम स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया हम लोग। अब इनके बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम रहता है जहांदार शाह। बहादुर शाह प्रथम के बाद जो मुगल शासक होते हैं उनका नाम रहता है जहांदार शाह। इनके बारे में सबसे पहले ये बहादुर शाह प्रथम के पुत्र थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है, इनको भी एक उपाधि मिली थी लंपट मूर्ख की। अब इनके पिताजी की उपाधि साहे बेखबर थी, बहुत खतरनाक उपाधि इनको भी मिल गई लंपट मूर्ख। इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जुल्फिकार अली खां सहयोग से शासक बने। ये जुल्फिकार खां के सहयोग से शासक बने, तो जुल्फिकार खां के सहयोग से ये शासक बनते हैं, तो क्या सहयोग किए होंगे जुल्फिकार खां। तो यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई, यहाँ आप पहले समझ लीजिए तब हम आगे पढ़ेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक कमजोर हुए, और जब भी आप याद रखिएगा कि प्रशासन कमजोर होगा तो वहां गुटबाजी शुरू हो जाएगी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो आपको दिख ही रहा है कि मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे स्वतः पतन हो रहा है। शासक कमजोर हुए तो दरबार में जो लोग थे मजबूत थे, उन लोगों ने अलग अलग गुट बना लिया, और ये गुट 3 गुट बना। 3 गुट बन गया। पहला था ईरानी गुट, दूसरा था तुरानी गुट, और तीसरा हो गया हिंदुस्तानी गुट। क्या था कि ईरानी गुट में फारस से आने वाले मुसलमानों का ये गुट था। जो मुसलमान फारस से आए थे उनका गुट था ईरानी गुट। दूसरा, मध्य एशिया से जो मुसलमान भारत आए थे उनका जो गुट बना वो तुरानी गुट था। और जो भारतीय मुसलमान थे उनका जो एक गुट बना दरबार में, उस गुट का नाम था हिंदुस्तानी गुट। अब ये गुट अलग अलग लोगों के नेतृत्व में बना, जो कि अमीर थे, वजीर थे, मुगल शासकों के अंडर में। अब जैसे औरंगजेब के अंदर में जो मजबूत वजीर रहे होंगे, अमीर रहे होंगे, उन लोगों ने ये गुट बनाया। अब आपको मैं ये बताऊंगी, आप ये देखिएगा कि आखिर इसमें से कौन सा गुट जुल्फिकार खां के नेतृत्व में था, जो कि जहांदार शाह को शासक बनाने में सहयोग किया। तो स्टूडेंट्स, मैं इसको तुरंत कंटिन्यू, आप पहले इतना नोट कर लीजिए फिर मैं कंटिन्यू करवाती हूँ। तो ईरानी गुट जो था वो जुल्फिकार खां के नेतृत्व में था। मध्य एशिया से जो लोग आए थे, मुसलमान आए थे, उनका जो गुट था तुरानी गुट, वो चिनकलीच खां के। आगे चल के यही जो गुट बनाए हैं यही लोग स्वतंत्र राज्य भी बनाएंगे, आपको ये देख के इत्तेफाक होगा। तो ये जुल्फिकार खां, दूसरा चिनकलीच खां, और जो भारतीय गुट था, जो भारतीय मुसलमानों का समूह था जिसको हिंदुस्तानी गुट कहा जाता था, वो सैयद बंधु के नेतृत्व में था।
और शायद ये लोग अपने अपने गुट के लोगों को राजा बनाने में सहयोग करते थे। मतलब कि इनका जो रोल था किंग मेकर का रोल था। अब जुल्फिकार खां की कहानी आपको तो पता है कि उन्होंने जहांदार शाह को शासक बनाया, जहांदार शाह को शासक बनाया गया। चिलखलीज खां की ही जो उपाधि थी, इन्हीं को उपाधि मिली थी निजाम उल मुल्क की। कल के लेक्चर में मैं बताई हूँ, जिन्होंने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की, ये वही निजामुल मुल्क है जो चिलखलीज खां के रूप में मध्य एशिया के तुरानी गुट का नेतृत्व कर रहे थे। आगे चल के ये स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना करेंगे। सैयद ब्रदर में कौन कौन लोग आ जाएंगे, तो ये पहले जुल्फिकार खां के थे जो ईरानी गुट से संबंधित थे, चिलखलीज खां थे जो तुरानी गुट से संबंधित थे। अब आ गए आपके सैयद बंधु, जिसमें अब्दुल्ला अली और हुसैन अली, ये दो भाई थे, अब्दुल्ला अली और हुसैन अली। ये लोग किंग मेकर की भूमिका में थे। तो अब जुल्फिकार खां के सहयोग से जहांदार शाह शासक बन गए। शासक बनने के बाद ये जजिया कर, आप लोग जानते होंगे जजिया कर के बारे में। अगर नहीं जानते होंगे आप लोग, तो मैं जजिया कर के इतिहास के बारे में कल के लेक्चर में आप लोग को बताऊंगी। जुल्फिकार खां के सहयोग से शासक बनने के बाद ये जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। अब मैं कल आप लोग के स्टूडेंट बताऊंगी कि जजिया कर पहली बार किसने लगाया, आखिर जजिया कर कैसे कर का पार्ट है। जैसे शरीयत में 4 प्रकार के कर की चर्चा है, उसमें से ये कर किसके पे लगाया जाता है, भारत में कब किसने जजिया कर लगाया, किसने जजिया कर को समाप्त किया, फिर किसने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया, ये सब चीज हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए और इसको शेयर करिए लेक्चर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सके। मैं कल के लेक्चर में जजिया कर के साथ साथ आगे के मुगल शासकों के बारे में पढ़ाऊंगी और उनके से जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध जुड़ता जाएगा, वैसे वैसे मैं लेक्चर में आप लोगों को बताते चलूंगी। आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज्ञानार्जन करिए। और इसके साथ आप लोग क्वेश्चन बैंक की सीरीज जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग को पता चले कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उससे प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं परीक्षा में। क्योंकि अपने टेस्ट का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना। तो स्टूडेंट्स आप इसको देखिए और साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं कि क्लासेस में मैथ्स की भी क्लास आ रही है, तो आप लोग मैथ का क्लास भी देखिए। फ्राइडे और सैटरडे को रीजनिंग की भी क्लास होंगी, तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू।